हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 50 एमसीक्यू कर लिए थे किसके नए चैप्टर हिस्टोपैथोलॉजी के। ठीक है, आज 51 से लेके 100 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर बात है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में भी और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में भी करेंगे। ठीक है, बच्चों को डाउट होता है कि सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। आप एक बार कोई भी किसी भी एग्जाम का ऑल इंडिया से रिलेटेड एक बार एमसीक्यू उठा के देख लेना, पीवाईक्यू उठा के देख लेना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है ना, इससे हाई लेवल के आते हैं, हाई लेवल के तो मैं कराता ही हूँ, साथ में इससे लो लेवल के भी नहीं आते हैं। ठीक है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल के मैं क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक। क्लियर बात है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, टोटल कंप्लीट होने के बाद पूरा एक पीडीएफ के अंदर दे दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाउ मच टाइम डज फॉर्मेलिन फिक्सेशन टिपिकली टेक। यानी हम बात करें फिक्सेशन किस में करते हैं जनरली हिस्टोपैथोलॉजी में। हमने पिछले क्लास में बात की थी 10% फॉर्मेलिन में। ठीक है, अब 10% फॉर्मेलिन में हम फिक्सेशन में टिपिकली कितना टाइम लगाते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मेलिन से फिक्सेशन में कितना समय लगता है। 10 से 15 मिनट, 1 घंटे, 6 से 8 घंटे या 12 से 24 घंटे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो टाइम टेकन, ये डाटा रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हिस्टोपैथोलॉजी में, चाहे ये टाइम टेकन हो, चाहे ये आपके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे ये आपके टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डाटा रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही मैं बात करूँ तो फॉर्मेलिन से फिक्सेशन का टाइमिंग आपसे पूछ रहा है 10 से 15 मिनट के लिए, 1 घंटे, 6 से 8 घंटे या 12 से 24 घंटे। सोचो और आंसर करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 12 से लेकर 24 घंटे। द डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर बात है, डी ऑप्शन इज राइट। 12 से 24 घंटे होती है फॉर्मेलिन से फिक्सेशन का टाइम। प्रॉपर फिक्सेशन नीड्स 12 to 24 आवर फॉर गुड टिश्यू पेनिट्रेशन। ठीक है, टिश्यू में फॉर्मेलिन के पूरा प्रवेश के लिए करीब 12 से 24 घंटे का आवश्यक समय होता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट, 1 घंटे, ऐसे इतने टाइम में फॉर्मेलिन टिश्यू के अंदर नहीं घुस पाएगा। इससे फॉर्मेलिन नहीं घुसेगा तो फिक्सेशन नहीं हो पाएगा और टिश्यू के खराब होने की संभावना बनी रहेगी। तो सिंपल सी बात है, 12 से 24 घंटे जो होते हैं टाइमिंग, ये गुड होती है फॉर टिश्यू पेनिट्रेशन। क्लियर बात है। किसकी पेनिट्रेशन करानी है सर? फॉर्मेलिन की। कितने %? 10%। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोइन्स फिक्सेटिव मैंने पिछले क्लास में बताई थी, तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इसके घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द बोइन्स फिक्सेटिव। ठीक है, बोइन्स फिक्सेटिव में कौन कौन से कौन कौन से घटक होते हैं। फॉर्मेलिन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पहला ऑप्शन आपके पास। फॉर्मेलिन, एल्कोहल, एसीटोन, सेकेंड ऑप्शन। एसिटिक एसिड, इथेनॉल, जाइलिन, थर्ड ऑप्शन, या केवल फॉर्मेलिन। अब आपको बताना है। हमने बात करी थी बोइन्स फिक्सेटिव की। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके अंदर कौन कौन सा फिक्सेटिव होगा। पहली बात, फिक्सेटिव की बात करें तो फॉर्मेलिन तो होगा, सिंपल सी बात है। फॉर्मेलिन होगा, साथ के साथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा और पिक्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। तो बोइन्स फिक्सेटिव के अंदर फॉर्मेलिन होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, साथ के साथ पिक्रिक एसिड होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं याद हो तो याद कर लेना। ठीक है, बोइन्स फिक्सेटिव किसके लिए आइडियल होता है? सॉफ्ट टिश्यू के लिए। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो। दूसरी चीज़, प्रिजर्व करता है मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट्स को। ठीक है, यह फिक्सेटिव नरम टिश्यू के लिए उत्तम होता है और संरचना को अच्छी तरह से बचाता है। क्या? बोइन्स फिक्सेटिव। अब इसके कंपोनेंट्स की भी हमने बात कर ली। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सर? फॉर्मेलिन होते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है और पिक्रिक एसिड होता है। क्लियर बात है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। मोस्ट प्रेफर्ड इम्बेडिंग मीडिया इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इम्बेडिंग माध्यम कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज बदल बदल के मैं कई बार क्वेश्चन ये पूछता रहूँगा, आप बिल्कुल घबराना नहीं, रिवीजन होता रहेगा, याद होता रहेगा। ठीक है, इम्बेडिंग की मैं बात करूँ, इम्बेडिंग की और सबसे प्रेफर्ड या सबसे अच्छी इम्बेडिंग या सबसे ज़्यादा इम्बेडिंग करने वाली मीडिया की, तो वो होती है, सिंपल सी बात है, पैराफिन वैक्स। क्लियर बात है। पैराफिन वैक्स इज चीप। पहली चीज़ तो सस्ती होती है, एक्सेसिबल होती है एंड सूटेबल होती है फॉर मोस्ट रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है, ज़्यादातर प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे प्रेफर्ड एम्बेडिंग मीडिया की मैं बात करूं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, तो वो कौन सी होती है? पैराफिन वैक्स। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। सेक्शनिंग करते समय टिश्यू टूटने लगे तो क्या कारण हो सकता है? व्हाट मे बी द कॉज ऑफ इफ टिश्यू ब्रेक वाइल सेक्शनिंग। जब हम सेक्शनिंग कर रहे होते हैं, अगर उस समय टिश्यू जो होता है वो ब्रेक डाउन होने लगे, ठीक है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या ओवर फिक्सेशन हो सकता है? डल माइक्रोटोम ब्लेड हो सकती है?
हार्ड टिश्यू हो सकता है या ऑल ऑफ द एबव हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई ऐसा कठिन बात नहीं है इसमें। जब हम सेक्शनिंग करते हैं उस समय अगर टिश्यू ब्रेक डाउन होने लगे तो उसका रीजन ओवर फिक्सेशन बिल्कुल हो सकता है। डल माइक्रोटोम ब्लेड डल हो उसके बाद भी टिश्यू के ब्रेक होने के चांसेस होते रहते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन भी सही हैं। हार्ड टिश्यू हार्ड हो उस टाइम अगर हम सेक्शनिंग करें तो सिंपल सी बात है टिश्यू तो टूटेगा ही, तो इसके लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्लियर बात है। टिश्यू में ब्रेक ड्यू टू सेवरल रीजन्स इंक्लूडिंग ब्लेड हो गई, फिक्सेशन हो गई या हार्डनेस हो गई। क्लियर बात है। कई कारण हो सकते हैं जैसे ब्लेड की धार, अधिक फिक्सेशन कर लो, या टिश्यू की कठोरता, ये सारे रीजन्स होते हैं सेक्शनिंग के समय टिश्यू की ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, विच इज द फॉलोइंग ऑफ अ माउंटिंग मीडिया। इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, पूछा है माउंटिंग मीडिया कौन सा होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना माउंट करना है, माउंटिंग मीडिया होता कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। कनाडा बाल्सम, पैराफिन, ज़ाइलिन या फॉर्मेलिन, अब बताओ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं माउंटिंग मीडिया की, तो माउंटिंग मीडिया इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सर, ए, कनाडा बाल्सम। क्लियर बात है। कनाडा बाल्सम इज यूज टू सील कवर स्लिप परमानेंटली। कनाडा बाल्सम क्या करता है, कवर स्लिप को स्थायी रूप से परमानेंटली लगा देता है, ठीक है, चिपकाने के लिए उपयोगी होता है। अच्छा, हम साइटोलॉजी में कौन सा ज़्यादातर माउंटिंग मीडिया यूज़ करते हैं, वो होता है डीपीएक्स, ठीक है। डीपीएक्स को तो हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर कनाडा बाल्सम लगा दिया तो परमानेंटली सील कर देता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बात करो। विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डाई इन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग के लिए मोस्ट कॉमन डाई कौन सा है, सबसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता हुआ है, ठीक है। हम बात करें हिस्टोपैथो, जैसे हमने बात की थी, सारे लैब की बात करते हैं, जैसे हेमेटोलॉजिकल में सबसे कॉमन कौन सा स्टेनिंग होता है तो हम बताते हैं लिशमन है सर। ऐसे अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी में तो वहाँ कौन सा होता है, वहाँ जेडन होता है सबसे कॉमन स्टेनिंग। ऐसे अगर हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग के लिए तो मोस्ट कॉमन डाई कौन सी होती है, एल्सियन ब्लू होती है, इयोसिन होती है, हिमेटॉक्सिलिन होती है, HNE होती है। अब बच्चे इस 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए कि इयोसिन, हिमेटॉक्सिलिन एंड HNE अलग अलग दे रखी है तीनों, ठीक है। तो हम दोनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। HNE इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन इज यूज्ड यूनिवर्सली, ये चीज़ ध्यान रखना। हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन सबसे आम स्टेन है जो सभी टिश्यू टाइप के लिए उपयोगी होता है। हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाए, चाहे इनमें कितना टाइमिंग है उससे आ जाए, चाहे इसके बेसिक या एसिडिक नेचर से आ जाए, चाहे किसको स्टेन करता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर बात है। मैं क्वेश्चन तो कराता ही जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन कवर कर दूंगा HNE के लिए, ठीक है। विच प्रिपरेशन इज सुटेबल फॉर लिपिड स्टेनिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, हाँ ठीक है। विच प्रिपरेशन इज सुटेबल फॉर लिपिड स्टेनिंग, हमें लिपिड की स्टेनिंग करनी है, ठीक है। लिपिड को स्टेन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, हमें क्या करनी है, लिपिड स्टेनिंग। तो क्या पैराफिन एम्बेडिंग से लिपिड स्टेनिंग हो जाएगी, फ्रोजन सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, प्लास्टिक एम्बेडिंग करनी पड़ेगी या रेजिन एम्बेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हमें क्या करनी है, लिपिड को स्टेन करना है, लिपिड को स्टेन करना है तो पैराफिन एम्बेडिंग से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। हमें क्या करना पड़ेगा, लिपिड को स्टेन करने के लिए फ्रोजन सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। कौन बनाता है सर, हमने बताया था पिछले क्लास में, क्रायोस्टैट मशीन बनाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। टेम्परेचर भी बताया था कितना होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद करके चलना। तो फ्रोजन सेक्शन के लिए, लिपिड के स्टेनिंग के लिए हमें फ्रोजन सेक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी। लिपिड डिजॉल्व इन पैराफिन, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हम पैराफिन एम्बेडिंग कर रहे होंगे तो लिपिड क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा उसमें, ठीक है। हेंस फ्रोजन सेक्शंस इज प्रेफर्ड, ठीक है। लिपिड पैराफिन में घुल जाते हैं, इसीलिए फ्रोजन सेक्शंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द ब्लेड सरफेस यूज्ड इन फ्रोजन सेक्शन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, बच्चे कंफ्यूज होंगे। फ्रोजन सेक्शंस में ब्लेड की सतह कैसी होती है, ठीक है। जो फ्रोजन सेक्शन होते हैं उसमें ब्लेड की सरफेस कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, हीटेड, ड्राई, कूल्ड या वेट, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फ्रोजन सेक्शन यानी हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर की, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर माइनस में लगभग 20 से 30 डिग्री की। क्लियर बात है। इतने कम टेम्परेचर पर क्या हीटेड, ड्राई या वेट, ये तीनों ब्लेड काम करेंगे क्या, नहीं, सिंपल सी बात है, कूल्ड हमें चाहिए, ठीक है। कूल्ड ब्लेड चाहिए होता है फ्रोजन सेक्शंस में।
ब्लेड इज केप्ट कूल टू मेंटेन फ्रोजन स्टेट ऑफ टिश्यू। ब्लेड को ठंडा रखा जाता है ताकि टिश्यू में जमा स्थिति बना रहे, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच रिएजेंट इज यूज फॉर डिहाइड्रेशन इन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा रिएजेंट प्रयोग करते हैं? वाटर, फॉर्मलिन, अल्कोहल या ज़ाइलिन। अब पहली बात बताओ डिहाइड्रेशन क्या है। अलग अलग करो, डी और हाइड्रेशन, यानी क्या करना है हमें? वाटर रिमूव करना है। सिंपल सी बात है, वाटर रिमूव करना है। वाटर रिमूव करना है तो वाटर रिमूव क्या फॉर्मलिन कराएगा? फॉर्मलिन तो एक फिक्सेटिव होता है। वाटर को रिमूव करना है तो वाटर ऑप्शन खुद दे रखा है, एक भी गलत है। ज़ाइलिन हम क्लियरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो एल्कोहल जो होता है उसको हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। ग्रेजुअल एल्कोहल सीरियल फ्रॉम 17 to 100% इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वाटर। क्लियर बात है, पानी निकालने के लिए 70 से 100% एल्कोहल तक का क्रमिक उपयोग होता है। ये कंसंट्रेशन भी एक बार के लिए याद कर लेना। क्लियर बात है। अब ऐसे आएगा तो नहीं, पर एक बार के लिए याद कर लो कि एल्कोहल कितनी परसेंटेज का यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, तो 70 से लेके 100%, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट कलर डज द न्यूक्लियस अपेयर्स इन एचएनई स्टेनिंग। हेमाटोक्सिन एंड इयोसिन स्टेनिंग करते समय हमें न्यूक्लियस किस कलर का दिखाई देता है? अब बताओ, ठीक है। आपने अब तक क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस को कलर कौन करता है। अब आपको बताना है कि न्यूक्लियस का कलर कैसा दिखाई देता है एचएनई स्टेनिंग के दौरान, ठीक है। रेड कलर दिखाई देगा, पिंक, ब्लू या पर्पल या येलो, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा, बहुत बार ये बता भी चुका हूँ। तो एचएनई स्टेनिंग हम जब भी करेंगे उसमें न्यूक्लियस हमें किस कलर का दिखाई देगा? ब्लू कलर का या पर्पल कलर का, ठीक है। इसी के लगे हाथ आप साइटोप्लाज्म मुझे कमेंट में बता दो साइटोप्लाज्म का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो हमें कैसा दिखाई देगा? न्यूक्लियस का कलर ब्लू या पर्पल। हेमाटोक्सिन स्टेन न्यूक्लियाई ब्लू पर्पल ड्यू टू डीएनए बाइंडिंग। हेमाटोक्सिन न्यूक्लियस को नीला बैंगनी रंग देता है क्योंकि यह डीएनए से बनता है। यानी अगर हम बात करें न्यूक्लियस को कलर कौन करता है, इयोसिन या हेमाटोक्सिन, तो वो करता है हेमाटोक्सिलिन, ठीक है। हेमाटोक्सिन और कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर या पर्पल कलर। क्यों देता है? क्योंकि यह डीएनए से बाइंड कर जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट फंगल इन्फेक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेन फंगल इन्फेक्शन के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। मान लो आपके पास एक टिश्यू आया, टिश्यू फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कौन सी स्टेनिंग करनी है जिससे हमें पता चल सके कि फंगल इन्फेक्शन हो रखा है? जीएमएस जिसको हम बोलते हैं ग्रोकॉट मेथामाइन सिल्वर, या पस जिसको पीरियोडिक एसिडिक सिप बोलते हैं, एचएनई या जेडएन, ठीक, इसी को एएफबी स्टेन बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब आप ये बताओ पस स्टेन हम किसके लिए करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगा दो। नहीं आपको याद आ रहा है अगर एग्जाम में तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो। पस स्टेन हम किसके लिए करते हैं? सर ग्लाइकोजन के लिए करते हैं। एचएनई किसके लिए करते हैं? थोड़ी देर पहले हमने देखा, न्यूक्लियस के लिए और साइटोप्लाज्म के लिए या जनरल रूटीन के लिए। जेडएन स्टेन किसके लिए करते हैं? एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए, ठीक है। एसिड फास्ट बैसिलाई एएफबी स्टेन करते हैं, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम कौन सा करेंगे? ग्रोकॉट मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, जिसको हम बोलते हैं जीएमएस स्टेन। ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर पूछा जाए फंगल इन्फेक्शन के लिए कौन सा स्टेनिंग किया जाता है, वो होता है जीएमएस स्टेन, ग्रोकॉट मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन। जीएमएस स्टेन फंगल वॉल्स ब्लैक अगेन ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। जीएमएस फंगल वॉल को, सेल वॉल को काले रंग में दर्शाते हैं। ये भी चीज़ याद रखना, कलर जो ग्रोकॉट मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन है ये कैसा कलर देगा? ये ब्लैक कलर देगा, ठीक है। ब्लैक कलर देगा, किसको देगा? सेल वॉल की, फंगल सेल वॉल को, ठीक है। पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है, यानी बैकग्राउंड जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। तो फंगल सेल वॉल का कलर कैसा होगा? सेल वॉल का कलर कैसा होगा? वो चीज़ याद रखना, ब्लैक। और बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा? बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा? वो होगा ग्रीन। तो ये दोनों चीज़ भी याद रखना, किससे रिलेटेड है? जीएमएस से रिलेटेड। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द आइडियल ब्लेड एंगल इन माइक्रोटोम फॉर गुड सेक्शनिंग। गुड माइक्रोटोम सेक्शन के लिए आइडियल ब्लेड एंगल कितनी होती है? हमें क्या करना है? माइक्रोटोम की सेक्शनिंग करनी है। इसके लिए आइडियल ब्लेड एंगल कितना होना चाहिए? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैंने डाटा रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ हिस्टोपैथोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? आइडियल ब्लेड एंगल इन माइक्रोटोम फॉर गुड सेक्शनिंग कितनी होनी चाहिए? 15 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो रेंज मान के चलो 15 से लेके 20 डिग्री, ये आइडियल रेंज होती है किसकी? ब्लेड की
एंगल की, ठीक है, गुड माइक्रोटोम सेक्शनिंग के लिए। क्लियर बात है। टू शार्प टू ब्लंट एंगल्स डैमेज द टिश्यू 15 डिग्री इज ऑप्टिमल, ठीक है। बहुत तेज या कुंद कोण टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं, 15 डिग्री आदर्श है। ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शार्प हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गया, तो ऐसे एंगल्स, ब्लंट एंगल्स क्या करेंगे, सेक्शन जो काट रहे हो आप उसमें जो टिश्यू है, टिश्यू को तो डैमेज पहुंचा सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा जो एंगल होता है 15 डिग्री या 15 से लेकर 20 डिग्री के बीच का एंगल जो होता है, ये आइडियल माना जाता है अच्छी सेक्शनिंग के लिए, अच्छे सेक्शन कट के लिए। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। हम जो फ्रोजन सेक्शंस बनाते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फ्रोजन सेक्शनिंग। जो फ्रोजन सेक्शनिंग करते हैं जो उसकी बेनिफिट्स क्या है। परमानेंट स्टोरेज के लिए हम फ्रोजन सेक्शंस बनाते हैं, इमीडिएट डायग्नोसिस के लिए हम फ्रोजन सेक्शंस बनाते हैं, बेटर स्टैनिंग के लिए फ्रोजन सेक्शंस बनाते हैं, या लॉन्ग फिक्सेशन के लिए फ्रोजन सेक्शंस बनाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रोजन सेक्शंस जो होता है उसका बेनिफिट होता है कि हम इमीडिएट डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत के तुरंत डायग्नोसिस हो जाता है, इसलिए हम फ्रोजन सेक्शंस बनाते हैं। फ्रोजन सेक्शंस हेल्प इन रैपिड डायग्नोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। यह सेक्शन तुरंत जांच के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सर्जरी के दौरान। अब मान लो कोई पेशेंट की सर्जरी हो रही हो, हमें तुरंत उसका क्या करना है, सेक्शनिंग करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि सर्जरी बीच में रोक के सेक्शनिंग की जाएगी या बहुत टाइम लगेंगे तो हम सर्जरी तब तक पॉज कर देंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। उस टाइम फ्रोजन सेक्शंस जो होते हैं वो हेल्प कर देते हैं रैपिड डायग्नोसिस के लिए ड्यूरिंग सर्जरी। तो फ्रोजन सेक्शंस का बेनिफिट आपके सामने क्या निकल के आया कि इमीडिएट डायग्नोसिस करनी हो तो हम फ्रोजन सेक्शंस बना सकते हैं। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिक्सेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हम फिक्सेशन करते हैं 10% फॉर्मेलिन पे करते हैं ना फिक्सेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका प्राइमरी पर्पज क्या है। प्राइमरी पर्पज ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। डिहाइड्रेशन होता है इसका प्राइमरी पर्पज, टू एम्बेडिंग होता है, टू प्रिजर्व टिश्यू मॉर्फोलॉजी होती है, या स्टैंडिंग होती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा सबसे, ठीक है। तो फिक्सेशन का प्राइमरी पर्पज जो होता है वो होता है टू प्रिजर्व टिश्यू मॉर्फोलॉजी। टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए हम प्राइमरी फिक्सेशन या फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन प्रिवेंट्स ऑटोलिसिस एंड प्रिजर्व्स स्ट्रक्चर, या कोश की संरचना को बनाए रखता है और सड़न से बचाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्राइमरी पर्पज ऑफ फिक्सेशन क्या होता है, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करना। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। ग्लूटाराल्डिहाइड मोस्टली यूज इन। ग्लूटाराल्डिहाइड का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है माइक्रोस्कोप से रिलेटेड ना, तो माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन में ग्लूटाराल्डिहाइड पूछा जाता है, या आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है। अभी ग्लूटाराल्डिहाइड से संबंधित क्वेश्चन सुनो। ग्लूटाराल्डिहाइड इज मोस्टली यूज इन लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, या इम्यूनोएस्से, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ग्लूटाराल्डिहाइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड का उपयोग हम करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ये चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम ग्लूटाराल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इट प्रोवाइड्स बेटर प्रिजर्वेशन एट अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है। यह सूक्ष्म संरचना को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, कितना जूम कर सकते हैं, लगभग 1000x तक जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें देखनी हो तो वहाँ पर हमें बेटर प्रिजर्वेशन चाहिए होता है। बेटर प्रिजर्वेशन कौन करवाता है, ग्लूटाराल्डिहाइड। क्लियर बात है। तो ग्लूटाराल्डिहाइड जो होता है वो प्रोवाइड करता है बेटर प्रिजर्वेशन एल अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल, या सूक्ष्म संरचना को बेहतर संरक्षित करता है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। विच वैक्स इज यूज ड्यूरिंग एम्बेडिंग इन हिस्टोलॉजी। हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कही थी सबसे कॉमन एम्बेडिंग मीडिया कौन सी है, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन वही है। लैंग्वेज देखो कैसे चेंज करता है क्वेश्चन का, कि विच वैक्स इज यूज ड्यूरिंग एम्बेडिंग हिस्टोलॉजी, ठीक है। एम्बेडिंग के दौरान टिश्यू में कौन सी वैक्स डाली जाती है, बी वैक्स, पैराफिन वैक्स, अगार वैक्स, या रेजिन, ठीक है। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है, घबराना नहीं है। एम्बेडिंग करना हो, बेस्ट मीडिया पूछा जाए वैक्स का या एम्बेडिंग का कोई भी मीडिया पूछा जाए तो आंसर रहता है पैराफिन वैक्स। क्लियर बात है। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन रूटीन एम्बेडिंग इन हिस्टोलॉजी। यह नियमित प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त और लोकप्रिय वैक्स है, ठीक है, पैराफिन वैक्स। आगे बढ़ जाओ। वैक्स ब्लॉक को सेक्शन करने के लिए कौन सा उपकरण है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कट वैक्स ब्लॉक इनटू द सेक्शन, ठीक है। आपने वैक्स बॉक्स बना लिया, ठीक है, पैराफिन वैक्स से, अब उसको कट करना हो, कट करने के लिए कौन सा कट सेक्शंस बनाने हो, आपके थिन सेक्शंस, ये चीज़ ध्यान रखना, थिन, थिक नहीं, थिन, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। थिन सेक्शंस आपको बनाने हैं तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, क्रायोस्टेट करेंगे, माइक्रोटोम, सेंट्रीफ्यूज, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब हमने बताया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लाइट एब्जॉर्बेंस के लिए हेल्प करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सेंट्रीफ्यूज
कंपोनेंट सेपरेशन के लिए हेल्प करता है। कंपोनेंट सेपरेशन करना हो तो हम सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। क्रायोस्टेट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फ्रोजन सेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या बचा सर, माइक्रोटोम। जो माइक्रोटोम होता है ये थिन सेक्शंस काटने में हेल्प करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं कट वैक्स ब्लॉक्स इनटू थिन सेक्शंस, वो होता है माइक्रोटोम। क्लियर बात, आगे बढ़ जाओ। माइक्रोटोम स्लाइसेस पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू इनटू थिन सेक्शंस। यह उपकरण बहुत पतली स्लाइड बनाने में उपयोगी होता है। अब बताओ जो हमने क्या किया था, डिहाइड्रेशन कर लिया। डिहाइड्रेशन कैसे किया सर, क्लियरिंग एजेंट कॉमनली यूज आफ्टर डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन किया यानी क्या किया, डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट यानी पानी को रिमूव किया। वाटर का रिमूवल कौन कराया सर, एल्कोहल कराया। इतनी चीज़ हमने जान ली, एल्कोहल करवाया। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन के बाद कौन सा क्लियरिंग एजेंट सबसे अधिक उपयोग होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है, क्लियरिंग। तो क्लियरिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड आफ्टर डिहाइड्रेशन कौन सी होती है, एल्कोहल, वाटर, जाइलिन या ईथर। ठीक है, एल्कोहल से तो हमने डिहाइड्रेशन ही करवा लिया, वाटर तो क्लियरिंग एजेंट है ही नहीं, ईथर भी नहीं है। ईथर आपके पास बचा सर जाइलिन। ठीक है, तो जो जाइलिन होता है, जाइलिन वो सबसे बेस्ट क्लियरिंग एजेंट होता है आफ्टर डिहाइड्रेशन। ये चीज़ ध्यान रखना। जाइलिन रिप्लेसेस अल्कोहल टू प्रिपेयर फॉर वैक्स एम्बेडिंग। जाइलिन अल्कोहल को हटाकर टिश्यू को वैक्स के लिए तैयार करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। हेमेटॉक्सिन डाई किससे प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बात की हेमेटॉक्सिन की, कैसा कलर देगा वो भी बात कर ली, हेमेटॉक्सिन का नेचर कैसा है वो भी बात कर ली। अब बात करें हेमेटॉक्सिन डाई एक्सट्रैक्ट किससे होता है, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रोज से, लॉगवुड ट्री से, बीट रूट से या कोकनियल से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हेमेटॉक्सिन डाई किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लॉगवुड ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हेमेटॉक्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ हेमेटॉक्सिलियम कॉम्पैक्टिनियम। ठीक है, यह डाई एक पेड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, नाम ये रहा, जिसको बोलते हैं लॉगवुड ट्री, जिससे लॉगवुड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हेमेटॉक्सिन डाई जो होता है वो किस पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, आपके पास ये सब ऑप्शन ना हो, ठीक है, आपके पास मान लो ऑप्शन बना दिया जाए ट्री से, हर्ब से, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन अगर बना दिया जाए तो आप ऑप्शन ट्री लगाओगे। ठीक है, और कौन सा ट्री से प्राप्त किया जाता है, तो लॉगवुड ट्री से। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। हाउ डू वी सॉफ्टन अ पैराफिन ब्लॉक बिफोर सेक्शनिंग। सेक्शनिंग करनी है हमें, ठीक है, उससे पहले ब्लॉक को हमें सॉफ्ट करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाउ डू वी सॉफ्टन अ पैराफिन ब्लॉक बिफोर सेक्शनिंग। फ्रीज कर सकते हैं, हीट स्लाइटली, इमर्स इन वाटर, सॉक इन एल्कोहल। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सेक्शनिंग करने से पहले ब्लॉक को सॉफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, फ्रीज करना है, हीट स्लाइटली, इमर्स इन वाटर या सॉक इन एल्कोहल। ठीक है, अब ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। तो अगर हमें सेक्शनिंग को क्या करना है, सॉफ्ट, तो हम फ्रीज तो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, सेक्शन क्या हो जाएगा, हार्ड। ठीक है, इमर्स इन वाटर, वाटर में नहीं डाल सकते, एल्कोहल में नहीं सोक कर सकते, हमें क्या करना है, ब्लॉक को सॉफ्ट करना है, तो हल्का सा हीट कर लेंगे, हीट स्लाइटली। क्लियर बात है। स्लाइट वार्मिंग मेक पैराफिन सॉफ्टर फॉर इजियर कटिंग। हल्का गर्म करने से वैक्स क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, जिससे सेक्शन आसानी से बन जाता है। क्लियर बात है। तो हमें सेक्शनिंग से पहले अगर ब्लॉक को सॉफ्ट करना हो तो हम क्या कर लेंगे, स्लाइटली हीट कर लेंगे। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट डज ग्रॉसिंग मीन इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में आपसे वर्ड सुना होगा ग्रॉसिंग का, ठीक है, बहुत बार सुना होगा ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग का एक अलग से रूम बना होता है जिसमें हम सेक्शंस ग्रॉस करते हैं। तो ग्रॉसिंग की मीनिंग क्या होती है, ठीक है, टिश्यू डिहाइड्रेशन को हम ग्रॉसिंग बोलते हैं, स्लाइट स्टेनिंग को हम ग्रॉसिंग बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड कटिंग को हम ग्रॉसिंग बोलते हैं, या एम्बेडिंग प्रोसेस को हम ग्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अगर ग्रॉसिंग वर्ड पता हो, ग्रॉसिंग वर्ड की मीनिंग होती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड कटिंग, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ग्रॉसिंग आज के बाद मत भूलना, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और कटिंग को ही हम बोलते हैं ग्रॉसिंग। ठीक है, ग्रॉसिंग टर्म का मीनिंग यही होता है। ग्रॉसिंग इज द विजुअल एंड फिजिकल इंस्पेक्शन एंड सेक्शनिंग ऑफ टिश्यू। ग्रॉसिंग का मतलब होता है टिश्यू का आंखों से निरीक्षण और बड़े टुकड़ों में काटना। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर बात है। माइक्रोस्कोपिक नहीं, माइक्रोस्कोपिक, ये चीज़ ध्यान रखना। माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक वो अलग चीज़ हो गई, वो माइक्रोस्कोप आता है आपके, लाइक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे सेक्शंस देखना वो अलग है। ये माइक्रोस्कोपिक इसको बोलते हैं आंखों से, ठीक है, आंखों से देखना, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी बड़े लेवल पे। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, ये चीज़ ध्यान रखना।
तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड कटिंग, ये होता है ग्रॉसिंग की मीनिंग। क्लियर बात है, आगे बढ़ जाओ। व्हाट कम्स आफ्टर डिहाइड्रेशन इन टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है। टिश्यू प्रोसेसिंग के हमने स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, पहली स्टेप, आखिरी स्टेप, बीच के स्टेप, ऐसे ये सारी स्टेप्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कौन सा स्टेप्स आता है डिहाइड्रेशन के बाद टिश्यू प्रोसेसिंग में। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन के बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है, फिक्सेशन करते हैं, क्लियरिंग करते हैं, एम्बेडिंग करते हैं या फ्रीजिंग करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप भी बताया था आपको, आखिरी स्टेप भी बताया था, आज मैं बीच का स्टेप पूछ रहा हूँ। तो डिहाइड्रेशन करने के बाद, वाटर रिमूवल के बाद हम क्या करते हैं, वाटर हमने रिमूव कर लिया, किससे कर लिया सर, एल्कोहल से कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एल्कोहल से कर लिया, एल्कोहल से किया, अब हमें एल्कोहल रिमूव करना है, क्लियर करना है। तो एल्कोहल क्लियर करने के लिए हम जाइलिन में क्लियरिंग कर लेते हैं, क्लियरिंग मीडिया जाइलिन। ठीक है, तो क्लियरिंग जो होती है वो डिहाइड्रेशन के बाद की स्टेप होती है। क्लियरिंग रिमूव्स एल्कोहल एंड प्रिपेयर टिश्यू फॉर वैक्स इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्लियरिंग एल्कोहल को हटाता है और टिश्यू को वैक्स डालने के लिए तैयार करता है। विच स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट एमाइलॉइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमाइलॉइड को पहचानने के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विच स्टेन यूज टू डिटेक्ट एमाइलॉइड। ठीक है, पस, कॉन्गो रेड, जीएमएस या जेडएन स्टेन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो। पस किसके लिए किया था सर हमने, ग्लाइकोजन की पहचान के लिए, ग्लाइकोजन की पहचान के लिए हमने पस स्टेन या पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट की थी। जीएमएस थोड़ी देर पहले बताया मैंने सर, फंगल के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए हम जीएमएस स्टेन कर लेंगे। जेडएन स्टेन किसके लिए करते हैं, एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए करते हैं। तो बचा क्या, कॉन्गो रेड। ठीक है, कॉन्गो रेड जो होता है वो एमाइलॉइड के लिए डिटेक्शन के लिए करते हैं। ये आपसे पूछ लिया है, एमाइलॉइडोसिस, इस डिजीज में कौन सी स्टेनिंग हम करेंगे। तो इसका भी राइट आंसर आपका कॉन्गो रेड हो जाएगा। ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस, ये कलर किस स्टेनिंग में दिखता है, तो उसका आंसर भी कॉन्गो रेड हो जाएगा। पोलराइज्ड लाइट का उपयोग किस स्टेनिंग में करते हैं, पोलराइज्ड लाइट का उपयोग किस स्टेनिंग में करते हैं, इसका आंसर भी कॉन्गो रेड हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें कॉन्गो रेड से संबंधित याद रखना। ठीक है, कॉन्गो रेड स्टेन एमाइलॉइड एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अंडर पोलराइज्ड लाइट। कॉन्गो रेड स्टेन एमाइलॉइड को हरे रंग की चमक के साथ दिखाता है पोलराइज्ड लाइट के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, हमें हरा रंग एप्पल ग्रीन कभी दिखेगा जब हमारे पास पोलराइज्ड लाइट होगी। इस स्टेन में, कॉन्गो रेड स्टेन में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द रोल ऑफ ईओसिन इन रूटीन एचएनई स्टेनिंग। ठीक है, रूटीन एचएनई स्टेनिंग करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, उसमें ईओसिन का क्या रोल है। ठीक है, रूटीन एचएनई स्टेनिंग में ईओसिन का क्या रोल है। इस ईओसिन क्या करता है, बेसिकली आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। न्यूक्लियस को स्टेन करता है, साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, टिश्यू को फिक्स करता है या टिश्यू को डिहाइड्रेट करता है। ठीक है, दो ऑप्शन तो आप ऐसे हटा दो। टिश्यू फिक्सेशन कौन करता है, 10% फॉर्मेलिन करता है। डिहाइड्रेशन कौन करता है, एल्कोहल से करते हैं। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, न्यूक्लियस को स्टेन करना या साइटोप्लाज्म को स्टेन करना। अब थोड़ी देर पहले हमने बताया था न्यूक्लियस को कौन स्टेन करता है सर, हीमेटॉक्सिन स्टेन करता है, हीमेटॉक्सिन स्टेन करता है। तो क्या बचा सर, साइटोप्लाज्म को कौन स्टेन करेगा, ईओसिन स्टेन करेगा। अब एक बात बताओ, साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है। साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। अब ईओसिन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ईओसिन एसिडिक होगा, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को कलर करेगा, वो कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म। ऐसे में बात करूं हीमेटॉक्सिन की, तो इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है बेसिक। ये बेसिक है तो ये अपने उल्टे यानी एसिडिक स्ट्रक्चर क्या हो गई, न्यूक्लियस कैसी है, एसिडिक। तो ये एसिडिक स्ट्रक्चर को डाई करेगा जो कि होती है न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, नेचर सब संबंधित और एचएनई स्टेनिंग से संबंधित। तो आपसे पूछा गया एचएनई स्टेनिंग में ईओसिन का क्या रोल है, तो साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा ईओसिन। ईओसिन इज एन एसिडिक डाई दैट स्टेन साइटोप्लाज्म पिंक या रेड। ठीक है, ईओसिन एसिडिक डाई है जो कि साइटोप्लाज्म को गुलाबी या लाल रंग में रंगता है। कलर कैसा देगा, पिंक या रेडिश कलर, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेन इज बेस्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यू। आपसे पूछा जाए कौन सा स्टेन कनेक्टिव टिश्यू के लिए बेस्ट है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमने बात की थी पिछले क्लास में भी, कनेक्टिव टिश्यू के लिए कौन सा टिश्यू बेस्ट है। अच्छा, आपको स्टेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ना है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, कभी गलत नहीं होगा। नहीं आता है मान लो आपको एक बार के लिए, ठीक है, लगाओ एलिमिनेशन मेथड। एचएनई क्या है, रूटीन स्टेनिंग है।
रूटीन स्टेनिंग है, कनेक्टिव टिश्यू के लिए तो करेंगे नहीं। जेडन एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए करते हैं, ठीक है। फिर क्या बचा, पस स्टेन, प्लस पस स्टेन किसके लिए करते हैं, ग्लाइकोजेंस के लिए करते हैं। सर आपके पास क्या बचा, मैसन्स ट्राइक्रोम। मैसन्स ट्राइक्रोम कनेक्टिव टिश्यू के लिए करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन कोलेजन ग्रीन और ब्लू डिस्टिंग्विश कनेक्टिव टिश्यू। यह स्टेन कनेक्टिव टिश्यू जैसे कोलेजन को हरे या नीले रंग में रंगता है। कलर भी याद रखना, ग्रीन या ब्लू, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर बात है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू के लिए, मैसन्स ट्राइक्रोम। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द यूज ऑफ क्रायोस्टेट इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में क्रायोस्टेट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखना। चाहे वो आपके माइक्रोटोम से संबंधित हो गई, माइक्रोटोम के टाइप से संबंधित हो गई, क्रायोस्टेट से संबंधित हो गई, वाटर बाथ से संबंधित हो गई, तो जितने भी आपके रूटीन इंस्ट्रूमेंट है हिस्टोपैथोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या चाहे आपका माइक्रोस्कोप हो गया, तो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्रायोस्टेट का यूज़ क्या है हिस्टोपैथोलॉजी में, फिक्सेशन के लिए, इम्बेडिंग के लिए, सेक्शनिंग फ्रोजन टिश्यूज़ के लिए या स्टेनिंग के लिए। बार बार बताते आया हूँ, क्रायोस्टेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फ्रोजन सेक्शंस की, फ्रोजन टिश्यू की सेक्शनिंग के लिए। क्लियर बात है, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्रायोस्टेट इज यूज टू स्लाइस फ्रोजन टिश्यू ब्लॉक्स इनटू थिन सेक्शंस। क्रायोस्टेट ठंडे टिश्यू को पतली स्लाइस में काटने के लिए उपयोगी किया जाता है। पस स्टेन इज स्पेशली यूज टू स्टेन व्हाट। आगे है ना पर्सिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सिस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एसिडिक सिप। कई बार तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है कि बस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक एसिड शिप, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर बात है। तो पर्सिस्टेंट का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक एसिड शिप। स्पेशली कहाँ यूज़ करते हैं, क्या शो करने के लिए, लिपिड, डीएनए, ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स या कोलेजन। अब ध्यान बस से बताओ। तो पर्सिस्टेंट हमें स्पेशली क्या दिखाएगा, ग्लाइकोजन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पर्सिस्टेंट शुगर कंपोनेंट्स पिंक या मेजेंटा कलर, पस ग्लाइकोजन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को गुलाबी या मेजेंटा रंग में रंगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। टिश्यू फिक्सेशन में ओवर फिक्सेशन का नुकसान क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ओवर फिक्सेशन इन टिश्यू फिक्सेशन। मान लो आप टिश्यू फिक्सेशन कर रहे हो, ठीक है। टाइमिंग मैंने शुरू में बता दी, 12 से 24 घंटे की होती है, 12 से 24 आवर्स की, ठीक है। इसमें ओवर फिक्सेशन अगर आप कर जाओ टिश्यू में, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या ड्रॉबैक हो सकता है। टिश्यू हार्ड हो जाएगा, सेक्शनिंग बिकम पुअर हो जाएगी, सेक्शनिंग बिकम डिफिकल्ट हो जाएगी, या ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। अब ये बताओ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सही है, ठीक है। टिश्यू हार्ड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओवर फिक्सेशन लीड टू हार्ड ब्रिटल टिश्यू एंड पुअर स्टेनिंग, सिंपल सी बात है। टिश्यू हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक फॉर्मलिन में रखोगे तो स्टेनिंग सही से नहीं हो पाएगी, स्टेनिंग बिकम्स पुअर, और सेक्शनिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ठीक से सेक्शन कट नहीं कर पाओगे ओवर फिक्सेशन करने के बाद। क्लियर बात है। अधिक फिक्सेशन टिश्यू सख्त हो जाता है और सही से स्टेन नहीं होता है। आगे बढ़ जाओ। इन विच सेटिंग इन फ्रोजन सेक्शन डायग्नोसिस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। फ्रोजन सेक्शन डायग्नोस्टिक किस सेटिंग पे सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन जो डायग्नोस्टिक होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। फ्रोजन सेक्शन डायग्नोस्टिक किस सेटिंग पे सबसे ज़्यादा किया जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। डेंटल ओपीडी के लिए, रूटीन बायोप्सी के लिए, इंट्रोप्रोप्रिएटिव डायग्नोसिस के लिए, या पोस्टमार्टम के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था फ्रोजन सेक्शन कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, ड्यूरिंग सर्जरी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी यानी हमें तुरंत इमीडिएट रिजल्ट पाना हो तो डेंटल ओपीडी में हमें इमीडिएट रिजल्ट से काम चलेगा, या रूटीन बायोप्सी में तो इमीडिएट नहीं चाहिए होता है, पोस्टमार्टम इमीडिएट नहीं चाहिए, कम चलेगा। लेकिन इंट्राप्रोप्रिएटिव डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन का उपयोग करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन हेल्प सर्जन्स गेट क्विक डायग्नोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के समय हमें तुरंत जांच के लिए फ्रोजन सेक्शंस किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इंट्राप्रोप्रिएटिव डायग्नोसिस के लिए हम फ्रोजन सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए नया है, अगर यहाँ पर इमीडिएट रिजल्ट दे दिया जाता तो आप कर लेते, पर ये चीज़ भी ध्यान रखना, इंट्राप्रोप्रिएटिव डायग्नोसिस के लिए भी हम फ्रोजन सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग उसकी वही है, ठीक है। विच फिक्सेटिव इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, लैंग्वेज चेंज था उसमें आपसे पूछा गया था कि ग्लूटर एल्डिहाइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोपी ऑप्शन था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑप्शन था। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, फॉर्मलिन, ग्लूटर एल्डिहाइड, एसीटोन या इथेनॉल।
अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ग्लूटर एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर बात है। इट प्रिजर्व अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स एंड यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यह सूक्ष्म संरचना को सुरक्षित रहता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में उपयोग किया जाता है। डीकैल्सिफिकेशन क्या क्या पर्पज है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन हम क्यों करते हैं, वैक्स को रिमूव करने के लिए, वाटर को रिमूव करने के लिए, रिमूव कैल्शियम फॉर हार्ट टिश्यू या ऐड एसिड टू टिश्यू। अब वर्ड को उठाओ और तोड़ दो, डी अलग कर लो, कैल्सिफिकेशन अलग कर लो। ठीक है, तो डी कैल्सिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ, हमें कैल्शियम को रिमूव करना है। अब कैल्शियम को कहीं से रिमूव कर रहा हूँ वो तो ऑप्शन में खुद ही दे रखा है कि हार्ट टिश्यू, ऑप्शन तो एक ही है कि कैल्शियम रिमूव करना। वैक्स रिमूव करना डीकैल्सिफिकेशन कहला नहीं सकता, वाटर रिमूव करना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता नहीं है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। एसिड को ऐड करना, ये तो डी ऐड मतलब अलग चीज़ हो गई, डी मतलब अलग चीज़ हो गई। हमें रिमूव करना है कैल्शियम, कहाँ से, हार्ट टिश्यू से। अब ये बताओ कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा बोन्स में पाया जाता है। ठीक है, तो बोन्स में से हमें कैल्शियम को हटाना, बोन क्या है, एक हार्ट टिश्यू है, तो बोन से हमें कैल्शियम को हटाना क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन सॉफ्टन्स बोन्स बाय रिमूविंग कैल्शियम, हड्डियों में से कैल्शियम हटाकर उन्हें काटने योग्य बनाना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। अगेन देखो, एसिडिक डाई आपसे पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज एन एसिडिक, हेमाटोक्सिन, इयोसिन, पस या एल्सियन ब्लू। ठीक है, एसिडिक डाई पूछा है, हमने एसिडिक डाई क्या बताया, एसिडिक डाई का नेचर जिसका भी एसिडिक रहेगा ये किसको स्टैंड करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को स्टैंड करेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है, साइटोप्लाज्म होती है। आपको क्या खोजना है, इनमें से कौन सा होता है जो साइटोप्लाज्म को कलर करता है, हेमाटोक्सिन, इयोसिन। अब बताओ, इयोसिन जो होता है ये कलर करता है साइटोप्लाज्म को। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा सर, एसिडिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इयोसिन जो डाई है ये एसिडिक होती है। एसिडिक डाई बाइंड्स टू बेसिक स्ट्रक्चर्स लाइक साइटोप्लाज्म। एसिडिक डाई जैसे इयोसिन कोशिका द्रव्य से जुड़ते हैं और उसे रंगते हैं। आगे बढ़ जाओ, व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन हिस्टोलॉजिकल टेक्निक, हिस्टोलॉजिकल टेक्निक में अंतिम चरण क्या है, फाइनल स्टेप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा बीच के स्टेप पूछे, शुरुआत की स्टेप पूछिए, फाइनल स्टेप भी बता दो। सबसे आखिरी में हम क्या करते हैं हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स में, फिक्सेशन करते हैं, इम्बेडिंग करते हैं, माउंटिंग करते हैं या सेक्शनिंग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। तो हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स में हम सबसे फाइनल स्टेप क्या होती है हमारी, वो होती है माउंटिंग। ठीक है, माउंटिंग जो होती है सबसे फाइनल स्टेप होती है। माउंटिंग सील द स्टेंट टिश्यू विद अ कवर स्लिप। माउंटिंग में स्टेंट टिश्यू पर कवर स्लिप लगाई जाती है ताकि वह सुरक्षित रह सके, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ, कॉमन इम्बेडिंग टेम्परेचर फॉर पैराफिन वैक्स इज, पैराफिन वैक्स का सामान्य इम्बेडिंग तापमान क्या होता है। ठीक है, कॉमन इम्बेडिंग टेम्परेचर फॉर पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स के लिए कॉमन इम्बेडिंग टेम्परेचर क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 56 से 60 डिग्री या 100 डिग्री। अब बताओ, टेम्परेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैराफिन वैक्स से जब हम इम्बेडिंग करने जाएंगे उस समय का टेम्परेचर, इम्बेडिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो होता है 56 से लेकर 60 डिग्री। ठीक है, पैराफिन मेल्ट्स एंड सॉलिडिफायर अराउंड दिस रेंज, इसी रेंज के अंदर पैराफिन क्या होती है, मेल्ट होती है और सॉलिडिफाइड होती है। क्लियर बात है, पैराफिन इसी तापमान पर पिघलती और जमती है 56 से लेकर 60 डिग्री पर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इन जेडन स्टेनिंग एसिड फास्ट बैसिलाई अपेयर एज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेडन स्टेन करते हैं उसमें एसिड फास्ट बैसिलाई हमें कैसे दिखते हैं। एसिड फास्ट बैसिलाई क्या होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, किसके लिए करते हैं सर, ट्यूबरक्लोसिस की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, टीबी की पहचान के लिए। अब जेडन स्टेन हम कर रहे हैं, इसी को एफबी स्टेन भी बोलते हैं। इसमें हमें एसिड फास्ट बैसिलाई किस कलर के दिखेंगे, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, रेड या ब्लैक। ठीक है, तो एसिड फास्ट बैसिलाई हमें जेडन स्टेनिंग में कैसे दिखेंगे, रेड कलर के दिखाई देंगे। एसिड फास्ट बैसिलाई रिटेन कार्बन फ्यूशन एंड अपीयर रेड। अच्छा, रेड कलर दिखाई क्यों देते हैं, क्योंकि ये कार्बन फ्यूशन को रिटेन कर लेते हैं। क्लियर बात है, या बैक्टीरिया लाल रंग में दिखाई देते हैं क्योंकि वे डाई को नहीं छोड़ते। डाई कौन सी होती है, कार्बन फ्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ, फ्रोजन सेक्शन के लिए कौन सी डाई उपयोग करते हैं। ठीक है, हमने बात की फ्रोजन सेक्शन के लिए कैसे बनाए, क्रायोस्टेट से बनाए, क्यों बनाए, इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए बनाए। अब फ्रोजन सेक्शन की हमें क्या करनी है, स्टेनिंग करनी है, तो कौन सी डाई यूज़ करेंगे। ठीक है, विच स्टेन इज कॉमनली यूज फॉर फ्रोजन सेक्शंस, फ्रोजन सेक्शंस के लिए कॉमनली यूज डाई कौन सी है, GMS है, HNE है, एल्सियन ब्लू है या टोलिडीन ब्लू है। ठीक है, तो फ्रोजन सेक्शंस की अगर हमें क्या करनी है, स्टेनिंग करनी है, हम कौन सी डाई यूज़ करते हैं, HNE डाई। क्लियर बात है,
H&E प्रोवाइड रैपिड एंड बेसिक डिटेल्स फॉर फ्रोजन सेक्शंस। यह जल्दी स्टैन करता है और सर्जरी के समय तुरंत डायग्नोसिस में हेल्प करता है। क्लियर बात है। सेक्शनिंग के दौरान रिबन्स क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। वाई डू रिबन्स फॉर्म ड्यूरिंग सेक्शनिंग, हम सेक्शनिंग कर रहे होते हैं उस दौरान हम रिबन्स क्यों बनाते हैं। ब्लेड ब्लंट होता है उसलिए, वैक्स टू सॉफ्ट सेक्शन स्टिक टुगेदर ड्यू टू कंप्रेशन, या वैक्स इज हार्ड। अब बताओ हमें रिबन्स क्यों बनाते हैं सेक्शनिंग के दौरान, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो हम रिबन्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि सेक्शन स्टिक टुगेदर ड्यू टू कंप्रेशन, इसलिए हम बनाते हैं रिबन्स। क्लियर बात है। रिबन्स ऑकर्स ड्यू टू स्लाइड कंप्रेशन बिटवीन सेक्शन, पतली स्लाइड आपस में जुड़कर रिबन जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है। तो रिबन्स क्या होते हैं, सेक्शंस जो आपस में स्टिक हो जाते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन, इसी को हम बोलते हैं रिबन्स। पतली स्लाइड्स आपस में जुड़कर रिबन जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इसी को बोलते हैं रिबन्स। क्लियर बात है। रूटीन डीकैल्सिफाइंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य डीकैल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया जाए। फास्टेस्ट एजेंट कौन सा है, वो सारे ऑप्शन एक ही हैं, ठीक है। रूटीन डीकैल्सिफाइंग एजेंट कौन सी होती है, अल्कोहल, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेलिन या ईथर। तो कौन सी होती है डीकैल्सिफाइंग की, अगर हम बात कर रहे हैं यानी कैल्शियम रिमूवल की बात कर रहे हैं बोन से, तो वो होती है नाइट्रिक एसिड। क्लियर बात। नाइट्रिक एसिड इज कॉमनली यूज टू रिमूव कैल्शियम, या एसिड हड्डियों से कैल्शियम को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेन सोज फंगल सेल वॉल ब्लैक, बहुत थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगल सेल वॉल को ब्लैक कलर कौन दिखाता है, यहाँ मैं बात करूँ फंगल इन्फेक्शन के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। पस होता है, GMS, H&E या ग्राम। नहीं आता है एलिमिनेशन में, चलो लगा लो। ग्राम स्टेन किसके लिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। H&E रूटीन स्टेनिंग है। पस स्टेन ग्लाइकोजन के लिए। बचा क्या, GMS, ठीक है। GMS स्टेन जो होता है ये फंगल स्टेन के लिए फंगल सेल वॉल को ब्लैक कलर में दिखाता है। GMS गिव शार्प ब्लैक स्टेनिंग टू फंगल सेल वॉल। बैकग्राउंड कैसा होता है, ग्रीन कलर का, ये भी चीज़ ध्यान रखना GMS स्टेन में। आगे बढ़ जाओ। एपिथेलियल टिश्यू को कलर करने के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, विच स्टेन इज यूज्ड टू हाईलाइट एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। एल्सियन ब्लू, हेमाटोक्सिन, पस, सूडोन 3। अब बताओ, अब आपके पास मान लो एक टिश्यू आया, टिश्यू में आपका ज़्यादातर हिस्सा कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू कम ही होते हैं ज़्यादातर, आपके एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एपिथेलियल टिश्यू की स्टेनिंग करनी हो, हाईलाइट करना हो, तो एपिथेलियल की हाईलाइट के लिए हम कौन सी स्टेन करते हैं, होती है पस, पीरियोडिक एसिडिक सिफ। पस बाइंड विद ग्लाइकोजन एंड म्यूसिन इन एपिथेलियम, पस स्टेन एपिथेलियम में म्यूसिन और ग्लाइकोजन को रंगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपसे भी पूछा जा सकता है कि पस स्टेन जो होता है किसे कलर करता है, तो ग्लाइकोजन और म्यूसिन को, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया कि एपिथेलियल टिश्यू को कौन हाईलाइट करेगा, तो उसका राइट ऑप्शन आपका पस स्टेन। क्लियर बात। आगे बढ़ जाओ। विच फिक्सेटिव कैन प्रिजर्व ग्लाइकोजन द बेस्ट, ग्लाइकोजन को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा फिक्सेटिव कौन सा होता है। विच फिक्सेटिव कैन प्रिजर्व ग्लाइकोजन द बेस्ट, फॉर्मेलिन, एल्कोहलिक फॉर्मेलिन, बोइंस सॉल्यूशन या ऑस्मिक एसिड, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन क्या है, एक हार्ड टिश्यू है कि सॉफ्ट टिश्यू, ये बताओ। तो ग्लाइकोजन एक सॉफ्ट टिश्यू है। अब सॉफ्ट टिश्यू के लिए हमने आपको ऑप्शन बताया था कि बोइंस सॉल्यूशन बेस्ट होता है, ठीक है। तो फिक्सेटिव ग्लाइकोजन के लिए कौन सा बेस्ट होगा, बोइंस सॉल्यूशन। बोइंस फिक्सेटिव प्रिजर्व सॉफ्ट टिश्यू एंड ग्लाइकोजन वेल। बोइंस सॉफ्ट टिश्यू और ग्लाइकोजन को अच्छी तरह से संरक्षित करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। व्हाट विल हैपन इन फिक्सेशन टाइम टू शॉर्ट, ठीक है। फिक्सेशन का समय बहुत कम करने पर क्या होगा, ठीक है। हमने कितना टाइमिंग बताया, 12 से 24 आवर्स का। अब मान लो आपने क्या किया, सिर्फ 6 घंटे का ही फिक्सेशन टाइमिंग लगाई, एक एज्यूम कर लो। तो फिक्सेशन टाइमिंग क्या टू शॉर्ट हो गई, जी हो गई। अब इससे क्या ड्रॉबैक्स होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या ओवर हार्डनिंग हो जाएगी, इनकम्प्लीट प्रिजर्वेशन हो जाएगा, ओवर स्टेनिंग हो जाएगी, या टिश्यू श्रिंकेज हो जाएगा। अब फिक्सेशन हम क्यों करते हैं सर, फिक्सेशन करते हैं हम टिश्यू की प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। टिश्यू की प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि टिश्यू प्रिजर्व हो सके लंबे समय तक, ठीक है। अब वही फिक्सेशन टाइम अगर हम शॉर्ट कर लेंगे तो क्या टिश्यू की प्रिजर्वेशन कंप्लीट हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। तो इनकम्प्लीट प्रिजर्वेशन जो है ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इनसफिशिएंट फिक्सेशन फेल्स टू प्रिवेंट ऑटोलिसिस एंड डिकम्पोजिशन, कम समय के लिए फिक्सेशन से टिश्यू सड़ सकता है, प्रिवेंशन अधूरा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जेंकर्स फ्लूइड कंटेंट्स, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। जेंकर्स फ्लूइड जो होता है उसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या होता है जेंकर फ्लूइड के अंदर।
मर्क्यूरिक क्लोराइड होती है, पिक्रिक एसिड होती है, फॉर्मेलिन होती है या एसिटिक एसिड होती है? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। अब बाकी बचे क्वेश्चन थोड़े से टफ साइड है, ठीक है। जेंकर फ्लूइड के अंदर क्या कंटेंस होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड, पिक्रिक एसिड, फॉर्मेलिन या एसिटिक एसिड? तो सिंपल सी बात है, जेंकर फ्लूइड के अंदर क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। जेंकर्स क्या होता है? एक मर्क्यूरिक बेस फिक्सेटिव होता है, यूज फॉर न्यूक्लियर डिटेल। अगर मैं न्यूक्लियर डिटेल्स देखनी हो तो हम कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं? जेंकर्स फ्लूइड का। ये भी चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़, जेंकर्स के किस पे बेस्ड होता है? मर्क्यूरी बेस्ड फिक्सेटिव होता है, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है जेंकर्स फ्लूइड के अंदर। जेंकर्स में मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है और यह न्यूक्लियस के लिए अच्छा होता है या अच्छा माना जाता है, ठीक है। अ मेजर एरर ड्यूरिंग फिक्सेशन कॉजिंग हार्ड आउटर एंड सॉफ्ट सेंटर इज, ठीक है। फिक्सेशन में कौन सा एरर ऐसा होता है जिससे बाहर कठोर और अंदर नरम रह जाता है, ठीक है। आपने एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बाहर से तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, सरफेस पे हार्ड है, लेकिन अगर वो कट गया तो उसके आपने देखा कि बीच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसा क्यों हुआ? कौन सा ऐसी गलती हुई कि ऐसा ये हो गया? इनकम्प्लीट डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ, ओवर फिक्सेशन की वजह से हुआ, इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन की वजह से हुआ या इम्प्रॉपर स्टेनिंग की वजह से हुआ, ठीक है। अब आप तो अगर क्या दो, मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आप कैसे फिक्स करते हो? सर 10% फॉर्मेलिन से फिक्स करते हो, क्लियर बात है। अब ब्लॉक तो आपने फिक्स कर लिया, ठीक है, ब्लॉक आपने फिक्स कर लिया, लेकिन उसमें क्या किया आपने? टाइमिंग 12 से लेके 24 घंटे का जो था, मान लो आपने 6 आवर्स का ही रखा। इसमें क्या हुआ? जो फॉर्मेलिन था इस टिश्यू के अंदर सही से नहीं जा पाया, केवल आउटर सरफेस तक ही जा पाया, आउटर सरफेस तक ही जा पाया, यानी इस टिश्यू को पेनिट्रेट करके अंदर तक नहीं जा पाया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब बाहर फिक्सेशन अच्छे से हो गई और अंदर टिश्यू के पास नहीं पहुंचा आपका फिक्सेटिव, तो इससे क्या होगा? बाहर कठोर और अंदर नरम जैसी समस्या बनी रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। फिक्सेटिव डड नॉट रीच द सेंटर ऑफ द टिश्यू, जब फिक्सेटिव टिश्यू के भीतर तक नहीं पहुंच पाता, ऐसी कंडीशंस में ऐसा प्रॉब्लम आती है कि टिश्यू का बाहरी पार्ट हार्ड हो जाए और इनर पार्ट सॉफ्ट रहे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ पैराफिन टिश्यू सेक्शन फॉर रूटीन एचएनई? रूटीन एचएनई करने के लिए पैराफिन सेक्शंस की मोटाई कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 माइक्रोन मीटर, 4 से 6 माइक्रोन मीटर, 7 से 10 माइक्रोन मीटर या 10 से 15 माइक्रोन मीटर, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सर 4 से लेके 6 माइक्रोन मीटर या 5 से लेके 7 माइक्रोन मीटर। ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, दोनों चीज़ सही है, पर ज़्यादातर 4 से 6 माइक्रोन मीटर लेते हैं, इसके रेंज मानी जाती है। ऑप्टिमल थिकनेस अलाउ क्लियर न्यूक्लियर सेलुलर डिटेल्स, ठीक है, इतनी मोटाई पर सेल की स्पष्ट जानकारी मिलती है। हमें रूटीन एचएनई क्यों करना है? हमें सेल की डिटेल्स देखनी है, यानी हमें साइटोप्लाज्म कलर करना है और हमें न्यूक्लियस कलर करना है। अब हमें सेल की डिटेल देखने के लिए एक आइडियल थिकनेस तो होनी चाहिए जिससे हमें सेल्स अच्छे से दिख पाए, तो वो थिकनेस होती है 4 से लेके 6 माइक्रोमीटर की। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर वाटर बाथ ड्यूरिंग सेक्शनिंग? हमने बताया ना वाटर बाथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। सेक्शनिंग के दौरान वाटर बाथ का सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है, वाटर बाथ का सही टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सेक्शनिंग के दौरान रूम टेम्परेचर 10 डिग्री एबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स, 37 से 40 डिग्री या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो वाटर बाथ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए ड्यूरिंग सेक्शनिंग? वो होनी चाहिए 10 डिग्री एबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स। वैक्स की जितनी मेल्टिंग पॉइंट है उसे 10 डिग्री एबव होनी चाहिए, क्लियर बात है। इट प्रिवेंट्स टिश्यू फोल्डिंग एंड फ्लोटिंग, इससे सेक्शन सही से फैले रहते हैं और मुड़ते नहीं हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। फ्रोजन सेक्शन इज यूज्ड मेनली फॉर, फ्रोजन सेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत बार ये करा चुका हूँ, रैपिड इंट्राप्रोप्रिएटिव डायग्नोसिस के लिए, क्लियर बात है। डन व्हेन क्विक डायग्नोसिस नीडेड ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान तुरंत रिपोर्ट के लिए फ्रोजन सेक्शन किया जाता है। ये बताओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट कॉज सेक्शन टू रिंकल ऑन वाटर बाथ? वाटर बाथ में सेक्शन मुड़ने का क्या कारण होता है, ठीक है, सेक्शन अगर मुड़ जाए, रिंकल हो जाए वाटर बाथ के दौरान, इसका क्या रीजन हो सकता है? ओवर स्टेनिंग, लो बाथ टेम्परेचर, इनकम्प्लीट फिक्सेशन या हाई बाथ टेम्परेचर? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है हाई बाथ टेम्परेचर, ये चीज़ ध्यान रखना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, हाई बाथ टेम्परेचर। वैक्स मेल्ट्स टू क्विकली, सेक्शन डिस्टॉर्टेड, ठीक है, ज़्यादा तापमान से वैक्स पिघल जाता है और सेक्शन मुड़ जाता है। तो रिंकल्स क्यों आता है वाटर बाथ के दौरान? वो होता है हाई बाथ टेम्परेचर के दौरान, क्लियर बात है। लास्ट कॉल क्वेश्चन ऑफ द क्लास,
ब्लूइंग स्टेप आफ्टर हेमेटॉक्सिन स्टेन इज डन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमेटॉक्सिन के बाद न्यूक्लियाई को नीला करने के लिए कौन सा स्टेप लिया जाता है? ठीक है, एसिड रिंस, अमोनिया वाटर रिंस, यूरोसिन डिप या डिहाइड्रेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि हमें न्यूक्लियाई को ब्लू करना है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हेमेटॉक्सिन स्टेन, हेमेटॉक्सिन कर ली। अब हेमेटॉक्सिन के बाद न्यूक्लियाई को नीला करने के लिए कौन सा स्टेप करते हैं, यानी आपको HNE के स्टेप से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, अमोनिया वाटर रिंस करते हैं। ठीक है, ये क्या कर देता है, न्यूक्लियाई को ब्लू कलर दे देता है। कन्वर्ट्स रेड पर्पल हेमेटॉक्सिन टू ब्लू, ये चीज़ ध्यान रखना, इससे हेमेटॉक्सिन का रंग नीला हो जाता है जो कि न्यूक्लियाई को उभारता है। तो स्टेप भी याद रखना HNE स्टेनिंग के। क्लियर बात? तो यह आज तक आपके कितने हो गए, आज की क्लास में आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करके आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद ये सब करने के बाद ना आप कहीं के भी क्वेश्चन लगाओगे हिस्टोपैथोलॉजी के, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो एक बार कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे देना कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, जिससे भी हमें नेक्स्ट क्लास बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। साथ के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो दोस्त अभी चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें भी बता देना। क्लियर बात है? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाना। नोट्स आपको 300 क्वेश्चन हो जाने के बाद एक PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर बात है? बाकी आपको कोई शिकायत हो तो मैं कमेंट बॉक्स में हमेशा ओपन रहती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।